नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस यानी राहुल गांधी की अगर हम बात करें, एक तरफ तो संगठन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही, संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले उन राज्यों को चुना है जहां पर कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है। इसलिए उन्होंने शुरुआत गुजरात से करी, फिर मध्य प्रदेश से करी, उड़ीसा से करी, बिहार से की, सब जगह से कर रहे हैं। लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है वहां इस वक्त कांग्रेस को और मजबूत होना चाहिए था। माना यह जाना चाहिए था कि अगर कमजोर प्रदेशों में कांग्रेस मजबूत हो रही तो जहां कांग्रेस पहले से है मजबूत स्थिति में वहां तो और मजबूत होगी। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से उन मजबूत राज्यों में चीजें उल्टी हो रही हैं, चीजें कांग्रेस के खिलाफ हो रही है। एक तरह से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उत्तरी राज्यों की। उत्तरी राज्यों में मैं 3 राज्यों का स्पेसिफिक एग्जांपल आपको देता हूं। एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल। हरियाणा की कहानी आपको पता है। हरियाणा में इस वक्त जिला अध्यक्षों की नियुक्ति चल रही है। वहां तो क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, और उत्तराखंड में भी क्या हो रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कहें तो एक तरह से मान लीजिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कांग्रेस, उथल पुथल कांग्रेस के अंदर मची हुई है, उबाल आ रखा है। पार्टी में गुटबाजी, पार्टी में बगावत, पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि अब पब्लिक में सामने आने लगा है, अब छुपाए नहीं छुप रहा। हरियाणा, उत्तराखंड मैंने आपको बताया कि आपको मालूम है। बाकी 3 राज्यों की स्थिति मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात जरा पंजाब की कर ले, क्योंकि पंजाब में 1 साल बाद चुनाव है और कांग्रेस ने पिछली बार जीती जिताई जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में दी और आम आदमी पार्टी के लिए एक और स्टेट दे दिया। वरना पंजाब अगर कांग्रेस ने जीता होता तो आज आम आदमी पार्टी कहीं गिनती में नहीं होती, दिल्ली हार चुकी है। लेकिन फिर उम्मीद थी कि कांग्रेस 5 साल बाद सत्ता वापस लेगी, क्योंकि अकाली दल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है और बीजेपी अभी स्ट्रगल कर रही है ऊपर उठने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में जो एक उपचुनाव हुआ लुधियाना वेस्ट सीट का, उस उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की कैंडिडेट की हार हुई, उसने तो कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें जरूर पैदा की। लेकिन साथ ही उस हार के बाद जो कांग्रेस के अंदर सिर्फ उठाबल शुरू हुआ है वो ज्यादा चिंता की बात है। लुधियाना वेस्ट से जो उम्मीदवार थे भरत भूषण आशु, वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। उन्होंने हार के तुरंत बाद उस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक और बड़े नेता कांग्रेस के, पूर्व हॉकी कैप्टन भारत के प्रगट सिंह, उन्होंने भी कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक और नेता ने इसी तरह से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दिया इसलिए कि भाई पार्टी में इतने गुट हैं कि आशु के कैंपेन में कोई आया ही नहीं, किसी ने ढंग से कैंपेन ही नहीं किया। एक प्रदेश जहां 117 विधानसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी में भगवंत मान सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अभी चला अरविंद केजरीवाल रहे, ये अलग बात है, लेकिन कोई डिस्प्यूट नहीं है। अकाली दल में कोई डिस्प्यूट नहीं है, बादल सबसे बड़े हैं। बीजेपी में अभी कोई ऐसा झगड़ा है नहीं। लेकिन कांग्रेस में भरत भूषण आशु, उनका गुट अलग, चरणजीत चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका गुट अलग, प्रताप सिंह बाजवा सीनियर नेता, उनका गुट अलग, सीएलपी नेता, उनका गुट अलग, राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष, उनका गुट अलग, नवजोत सिंह सिद्धू, उनका गुट अलग, और बाकी कई गुट। मतलब उतने नेता नहीं हैं पंजाब कांग्रेस में जितने वहां गुट हो गए। और नतीजा यह है कि अब चुनाव हारते ही लड़ाई पब्लिक में आ गई है। कांग्रेस का अंदर का खेल अब मंचों पर साफ आ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष बड़ी बेशर्मी से इस्तीफा देने की बजाय कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो हार होती रहती है, ये तो वही जीतता है जिसकी सरकार होती है। ऐसा कहाँ लिखा है? और खास करके तब जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, 1.5 साल का सरकार का कार्यकाल बचा हो, तब ज्यादातर विपक्ष जीतता है। लेकिन राजा वड़िंग को लगता है कि ये नॉर्मल चीज है।
उससे पहले राजा वड़िंग अपनी पत्नी को उपचुनाव नहीं जिता पाए थे। प्रताप सिंह बाजवा अमरिंदर सिंह के समय से मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए बैठे हैं, उस सपने के चक्कर में हर बार खड़े हो जाते हैं। और एक और गुट का नाम मैं बताना भूल गया, वो है रंधावा गुट। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं और सांसद भी हैं पंजाब से, उनका अलग से, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और सिर्फ अव्वल अब पब्लिक रिया है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमें कांग्रेस से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपस में ही सिर्फ फोड़ के यूं ही एक दूसरे को घायल करते रहेंगे। असल लड़ाई इस सब के बीच में बीजेपी लड़ रही है अब, क्योंकि लुधियाना में जो नतीजे आए, कांग्रेस तो हारी ही हारी। सबसे ज्यादा टेंशन है कि तीसरे नंबर पे बीजेपी रही और कांग्रेस से मात्र 4000 वोट पीछे रही। मात्र 4000 वोट कांग्रेस से कम मिले हैं बीजेपी को। सबसे बड़ी टेंशन ये है। और ये जो सिर फुटबॉल जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, अगर जल्द इसको नहीं सुलझाया गया तो ये आप लिख लीजिए मेरे से कि जैसे तेलंगाना में अचानक से पीछे से कांग्रेस दौड़ के आई और सत्ता में बैठ गई, बीजेपी बीआरएस कहीं पीछे छूट गए, वैसे ही पंजाब में उल्टा होगा कि अचानक से बीजेपी दौड़ के आएगी और आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनके खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस को कहीं पीछे धकेल देगी। अगर यही हाल ऐसे ही रहा, ये झगड़ा पब्लिक में होता रहा। अब आइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप सहयोगी हैं सरकार में, मतलब सरकार में शामिल नहीं लेकिन समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म की, उसके बाद प्रचार के लिए भी गए विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। 6 सीटें हैं शायद वहां पर विधानसभा में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस ने वहां प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चुना कि वो पार्टी को या पार्टी के लोगों को साथ ले जाने की बजाय छांट छांट के अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हालत यह है जम्मू कश्मीर में कि पार्टी फिलहाल कांग्रेस पार्टी कश्मीर की पार्टी बन के रहेगी, ये जम्मू का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जम्मू में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मैदान बीजेपी के लिए खुला छोड़ दिया है। अब वहां पर भी लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि तकरीबन 24 जम्मू कश्मीर कांग्रेस के 24 सीनियर नेता, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, फॉर्मर स्पीकर्स भी है, फॉर्मर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, फॉर्मर मिनिस्टर्स है और फॉर्मर एमएलएज हैं। 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कारा, उनके खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने बताया है कि वो कितने सीनियर नेता है। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, जब छत पर पार्टी का झंडा लगाना नामुमकिन था, तब भी बहुत से कांग्रेस के इन लोगों ने अपनी पार्टी का झंडा छत पर बुलंद रखा था बिना डरे। आज उन सब को इस तरह से दरकिनार कर दिया गया है और ऐसे ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है जिनकी पकड़, कांग्रेस तो छोड़िए, जिन पार्टियों से वो आए हैं ना, कोई एनसी से, कोई पीडीपी से, कोई बीजेपी से, वहां भी उनको कोई नहीं पूछता था। ऐसे जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो और ये जो फंक्शनिंग है वहां के प्रदेश अध्यक्ष की, उनके खिलाफ अब 24 लोगों ने सीधा चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसकी कॉपी उन्होंने राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और नासिर हुसैन, जो अभी वहां पर इंचार्ज हैं, उनको भी दी है। और इसमें उन्होंने बिल्कुल कहा है कि अगर जल्द ही हाईकमान ने इंटरवीन नहीं किया तो फिर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बच पाना नामुमकिन है। ये हालत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की है। अब आइए तीसरे राज्य हिमाचल में, जहां पर सरकार कांग्रेस की है। अब जम्मू कश्मीर के बाद सरकार जहां कांग्रेस की है हिमाचल, वहां बात करें तो वहां अभी हाल ही में ऐसा तमाशा हुआ जो किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी करने की बात है कि एक मंत्री के बेटे, सीनियर मंत्री के बेटे बाकायदा सोशल मीडिया पर मैसेज डालते हैं कि कल उनके पिता इस्तीफा देंगे क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। फिर डैमेज कंट्रोल किया जाता है और उन मंत्री से बात की जाती है, फिर उन्हें मान मनाया जाता है और अगले दिन वो बोलते हैं कि नहीं, जो मेरी कुछ डिमांड थी वो मान ली गई है, अब मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। लेकिन पब्लिक समझदार है, पब्लिक को समझ नहीं आता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था कि एक मंत्री को इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी।
और इससे पहले भी कई मंत्री अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ये तो है बात सरकार की। अब सरकार के बाद संगठन की बात है। इस संगठन की अभी प्रदेश अध्यक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। बाकी पूरा संगठन डिसमेंटल है। संगठन और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बीच में 36 का आंकड़ा, और उन प्रदेश अध्यक्ष के बेटे मंत्री भी हैं अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में, जिनका हर बयान जय श्री राम से शुरू होता है। जहां कांग्रेस का कोई नेता ना जाए वो जरूर जाते हैं। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी जाते हैं, वो कुंभ में भी जाते हैं। मतलब जहां जहां कांग्रेस को फजीयत हो सकती है वहां वहां वो पहुंचते हैं। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के अंदर ये बात अब पूरी तरह से है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। कार्यकर्ता घर बैठ चुका है, क्योंकि कार्यकर्ता का ये कहना है कि बीजेपी सरकार में हम सरकार के विरोध में सड़कों पे थे, तो जाहिर सी बात है सरकार बहुत सारे फर्जी केस दायर करती है। तो जब पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले राहत अपने कार्यकर्ताओं को यही देती है कि जो फर्जी केस है उन्हें कैंसिल करती है। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यकर्ताओं के केस भी, फर्जी केस भी रद्द नहीं किए हैं। तो कार्यकर्ता कहता है कि जब हमें केस ही लड़ना है तो हम क्यों फिर उतरे, वो घर बैठ गए। और एक बात सबको कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस हिमाचल से गई तो 20 साल लौटेगी नहीं, जो अभी हालात हैं। पूरे देश में एक परसेप्शन चला गया है कि हिमाचल की सरकार कंगाल हो चुकी है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। पूरे देश में ये बात जा चुकी है, जबकि असल हकीकत ये कि ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किस स्टाइल से सरकार चला रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल नए हैं, वो पहले कभी मंत्री भी नहीं रहे, पहली बार बने तो सीधा मुख्यमंत्री बने। ऊपर से एक हाल ही में एक ऑफिसर की जो है वो मृत्यु की वजह से और कंट्रोवर्सी में आ गई, सीबीआई को जांच देनी पड़ी। 2 पुलिस ऑफिसर आपस में लड़ रहे हैं। एक एसपी अपने डीजीपी में ही आरोप लगाते हैं कि वो प्रेशराइज करते हैं केस को लेकर, उस अधिकारी के जो मौत हुई उसके लिए। मतलब 2 पुलिस अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था और ये सरकार पर कंट्रोल है। न संगठन काम कर रहा हिमाचल प्रदेश में, न सरकार ढंग से कंट्रोल कर पा रही चीजों को। ये हिमाचल का हाल है। तो आप पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तीनों का हाल मैंने आपको सुना दिया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आपके सामने। उत्तर प्रदेश पे मैंने कहा था मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके सामने रखूंगा कि वहां पर भी कैसे कांग्रेस इस वक्त दो फाड़ है कांग्रेस। एक समाजवादी पार्टी की तरफ को और एक बीएसपी की तरफ है। लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी संगठन सृजन की बात करते हैं तो ये भी संगठन सृजन का ही पार्ट है। इस चीजों को अगर आप एक तरफ से तो सिलते जाओगे और दूसरी तरफ से कुर्ता यूं ही फटता रहेगा तो आपकी इज्जत कैसे बचेगी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में लिबर्टी जो होती है ना, लिबरल कांग्रेस या लिबर्टी जो दी जाती है ना, इस इमेज से बाहर निकलना जरूरी है। अब ये लिबर्टी वाले शब्द को निकाल देना चाहिए। अब सख्त कार्रवाई जब तक नहीं करेगी कांग्रेस, तब तक लिबर्टी के नाम पे ये फुहड़बाजी, ये लड़ाई झगड़े, ये पब्लिक इमेज खराब होना चलता रहेगा। जब तक 1-2 स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी ढंग से फटाफट काम नहीं करेगी और कुछ लोगों को आईना नहीं दिखाएगी, पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी, तब तक संगठन सृजन अभियान जितना मर्जी तेज चला लो उसका कोई फायदा नहीं होगा। नमस्कार।